ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया यूनिट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके पहले तुम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, और उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, उसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन पैरामीटर क्या क्या होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मोशन पैरामीटर है, वेलोसिटी मोशन पैरामीटर है, एक्सीलरेशन मोशन पैरामीटर है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, या सिंपली लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ओके, ये है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम कुछ जनरल लाइफ का एग्जांपल लेना चाहते हैं जिससे हम लोग फोर्स को समझ पाए कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, हम लोग कार में है या कार ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो हम लोग हमेशा से फील होता है कि हम लोग आउटवर्ड की तरफ, मतलब बाहर की तरफ फेंका जाएंगे या आउटवर्ड की तरफ फेंका जाएंगे। या फिर कोई रनिंग बस या रनिंग ट्रेन पे है, अगर हम लोग, अब उस समय ब्रेक लगता है अगर, ठीक है, तो तब भी हम लोग को एक सडनली क्या लगता है कि हम लोग पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है फोर्स का। तो हम लोग बेसिकली समझेंगे कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फोर्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे फोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो फोर्स का डेफिनेशन शायद तुम लोग जानते हो कि फोर्स हम लोग कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। ठीक है, एक बेसिकली पुश या पुल है which tries to change the change the state of rest or uniform motion। मतलब फोर्स एक ऐसा कॉज है जो क्या करेगा, जो ट्राई करेगा चेंज करने के लिए, या तो चेंज कर देगा किसी स्टेट ऑफ रेस्ट को बॉडी का। ठीक है, उसको क्या करेगा, हमेशा ट्राई करेगा चेंज करने के लिए। ठीक है, या तो फिर वो चेंज करेगा, तो फोर्स इज दैट कॉज। ठीक है, तो हम लोग फोर्स किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। हम लोग या सिंपली फोर्स को डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। ठीक है, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज दैट कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, which tries to change which tries to change, ठीक है, और changes the state of rest, और changes the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, शायद पहले भी पढ़े हो जूनियर क्लासेस में फोर्स को डिफाइन करना। ये हम लोग सिंपल तरीके से फोर्स को डिफाइन करते हैं। रेस्ट का मतलब जानते हो, काइनेमेटिक्स में पढ़े हो। रेस्ट मतलब जिसमें स्पीड को हम लोग क्या लेते हैं, रेस्ट मतलब स्पीड को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो ले रहे हैं। यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी और स्पीड विल बी जीरो। मतलब मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम लोग वी को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, वी इज टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जनरल लाइफ में बहुत फोर्स का अप्लाई करते हैं। जैसे इमेजिन अ गर्ल पुशिंग अ ट्रॉली, मतलब एक बॉय है या एक गर्ल है जो क्या करते हैं, ट्रॉली को पुश कर रहा है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक पे हम लोग एक रोप को ऐसे अटैच कर दिए और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जस्ट पुल कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो पुल करने के लिए हम लोग एक रोप लगा दिए हैं, मतलब किसी बॉडी को हम लोग एक रोप से बांध दिए हैं और उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि स्ट्रिंग पे कैसा फोर्स लग रहा है, टेंशन क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बेसिकली धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग एग्जांपल एक ये लेते हैं कि कोई ब्लॉक है, इसको हम लोग जनरली पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं बोथ केसेस में। यहाँ पे हम लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं, दोनों केस में। जैसे इस केस में क्या कि हम लोग एक ब्लॉक को थ्रेड से खींच रहे हैं, थ्रेड बांध के,
और इस पे एक ब्लॉक सरफेस पे है ऐसे रखा हुआ, इसको हम लोग जस्ट पुश कर रहे हैं। तो दोनों केस में, बोथ द केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बोथ केस में लोग फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बोथ द केस में लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स का टाइप क्या होता है। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स का बेसिकली क्या क्या टाइप का फोर्स होता है, जो कि हम लोग अभी से लेके हम लोग हायर क्लासेस तक डील करेंगे। 11th क्लास 12th क्लास तक हम लोग, जब भी फोर्स का बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है, हायर क्लास तक हम लोग इसको डील करते रहेंगे। तो अभी हम लोग बेसिकली देखते हैं कि फोर्स का टाइप क्या क्या होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच। मतलब जो दो बॉडी अगर टच होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होगा, तभी इसका जो एप्लीकेशन हम लोग को दिखेगा, तभी ये फोर्स एक्ट करेगा। मतलब बेसिकली इट इज द फोर्स व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक तरीके का फोर्स ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स। एक क्या क्या बात की अभी हम लोग टाइप ऑफ फोर्स में, तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, पहला टाइप का हम लोग बात क्या किए, पहला टाइप का हम लोग बात किए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सब नोट डाउन करते रहना, ठीक है, नोट डाउन भी करते रहना साथ साथ। और दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये सब बात सुने हो जरूर, कहीं ना कहीं बचपन में भी पढ़े हो, 8th क्लास में शायद था। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या बोले, कि इसको नोट डाउन कर सकते हो जब हम बोल रहे हैं, क्या बोले कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तभी एक्ट होगा जब दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा। मतलब इंटरेक्शन होगा दो बॉडी के बीच में जब दोनों टच रहेगा, यानी दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट रहेगा, तब लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ये वैसा फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, इसको हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग को पूरे क्लास 12th में पढ़ना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ही बारे में। जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग पूरे मैकेनिक्स पार्ट में डील करेंगे 11th क्लास में। 9th क्लास में हम लोग बेसिकली अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिखते हैं। तो कोई भी तरह का अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स यानी कि हम लोग जहां पे किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का अप्लाइड फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स कहीं ना कहीं से एक्ट हो रहा है। तो एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गया, हम लोग लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक तरीके कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द वन काइंड ऑफ योर कॉन्टैक्ट फोर्स। अनदर वन इज, दूसरा तरीका है वो है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स हम लोग इसको बोलते हैं, और वी कैन आल्सो कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल। हम लोग सभी को पढ़ेंगे, सभी को समझेंगे और सभी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बेसिक बात कर रहे हैं आज। फ्रिक्शनल फोर्स है पहला, दूसरा है नॉर्मल फोर्स, या फिर हम लोग इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो बात है वो ड्रैग फोर्स। ड्रैग का मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड लगाता है। जैसे अगर कोई सॉलिड सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्लूइड क्या लगाएगा, फ्लूइड ड्रैग लगाएगा, जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर, फोर्थ नंबर इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्प्रिंग जो होता है उस पे लगने वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में, जो हमारे मसल्स के बीच में लगता है। दिस ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सारा जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है। और पांचवा एक फोर्स है, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है, टेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। तो हम लोग बेसिकली क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स भी पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, विस्कस ड्रैग हम लोग आगे क्लास में पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और अभी बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली अभी इस यूनिट में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता देते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है और उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो पहला टाइप है, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। पहला जो टाइप है वो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा जो टाइप है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ द सेम थिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बोले या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले, दोनों सेम है। कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पूरा जो क्लास 12th है बेसिकली वो पूरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चैप्टर से। मतलब उसमें हम लोग पूरे डिटेल्स में उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, नेचर में कैसे लगता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड कैसे बनाता है। अच्छा, और एक बात ध्यान से सुनो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज क्या करता है, अपना एक फील्ड क्रिएट करता है और उसी फील्ड के अंतर्गत उसी फील्ड में ही फोर्स लगाएगा हमेशा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, या फिर तीसरा हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशन तो क्लास 9 में पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दिस थ्री काइंड ऑफ फोर्स आर बेसिकली और क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। अच्छा, और एक बात यहां पे करते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। स्क्रीन पे देखो, ध्यान से समझना। हम लोग कुछ कुछ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का चीज है बट हम समझाने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में पाए जाने वाला सभी तरीके का फोर्स, नेचर में पाए जाने वाला सभी तरीके का फोर्स को हम लोग यहां पे बोल रहे हैं फंडामेंटल फोर्स। एक फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। फोर्स का एक कैटेगरी क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो होता है एक ग्लूऑन्स करके होता है, ग्लूऑन्स पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूक्लियाई के चैप्टर में सब होता है, तो ये अभी बियॉन्ड आवर एक्सप्रेशन, अभी हम लोग के डिस्कशन से बाहर है, बट याद रखना फंडामेंटल फोर्स में एक है स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरे तरीके का फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी जो हम लोग तुरंत थोड़ा बताए थे इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो एक तरीके का फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियस सा बात है ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और एक होता है वीक फोर्स, एक फोर्स का नाम है वीक फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। इसमें हम लोग बोसॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोसॉन पार्टिकल्स, ये बहुत ही हाई लेवल का है, ये हम लोग बहुत हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो ये सब अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सब में भी रिसर्च अभी भी चल रहा है, बोसॉन्स में वीक फोर्स के बारे में अभी भी साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते जा रहे हैं बहुत सारा बोसॉन्स पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। या फिर न्यूट्रॉन डीके, बीटा रेडियोएक्टिविटी, उसके बाद बर्निंग ऑफ द सन, ये सारा प्रोसेस जो है ये वीक फोर्स के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं, तो इस पर अभी तक रिसर्च चल ही रहा है, ठीक। तो इन शॉर्ट हम लोग अभी एक बार फिर से सारा जो बात है उसको हम लोग एक बार फिर डिस्कस करते हैं, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। देखो, तो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक हो गया हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनो, एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो, जब हम बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में नोट डाउन करते रहो। तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी बोले हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हम लोग जब भी बोले इसका मतलब क्या बोले, इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस, हमेशा किसी मास के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान देना, इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस, हमेशा मास के बारे में इंटरेक्शन, मास के बीच में इंटरेक्शन होगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे क्लास 9th में और 11th में भी, ठीक है। इसका रेंज इंफिनिटी होता है। अभी देखो रेंज इंफिनिटी का क्या मतलब है, रेंज इंफिनिटी का मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कहीं पे भी दो बॉडी अगर है तो उसके बीच में ये फोर्स लगेगा, बट इट इज अ वेरी वीक काइंड ऑफ फोर्स, बहुत ही वीक तरीके का फोर्स है, ये बहुत वीक फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर हम लोग बोले ईएम फोर्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ईएम फोर्स बोल रहे हैं शॉर्ट में। ये भी क्या है, ये इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, whether it is a magnetic charge or it is a electric charge, but it is always a interaction between the charges। इसका भी जो रेंज है, इसका भी रेंज इंफिनिटी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग तीसरा टाइप ऑफ फोर्स का क्या बात किए, तीसरा जो फोर्स का बात किए हम लोग बात की न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात किए हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होगा, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये क्या इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं।
अब तुमसे अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बताओ, तो देखो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज होता है फेम्टोमीटर या फिर फर्मी के रेंज का, यानी 10⁻⁻15 मीटर के रेंज का होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। यानी कि तुम जस्ट एक इमेजिन करो, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, मान लो हम लोग कोई भी डिस्टेंस को बहुत कम कर दिए, ठीक है, और दोनों एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियॉन्स को ले आए और डिस्टेंस को बहुत कम कर देंगे तो क्या दिखेगा? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, यानी कि बहुत ही रिपल्सिव फोर्स बहुत इनफाइनाइट होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि शॉर्ट रेंज मतलब फेम्टोमीटर के रेंज में लग रहा है 10⁻15 मीटर पे, लेकिन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जैसा काम करता है। और एक होता है वीक फोर्स, ठीक है, तो वीक फोर्स का बात अभी नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक क्या होता है? वीक फोर्स, ठीक है। तो दिस ऑल आर योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। एक होता है वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या होगा? ये सब हम लोग फोर्स को हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग का अभी डिस्कशन से बाहर है, जब भी बताए थे बोसॉन्स वगैरह होगा, तो ये सब हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ध्यान से एक बार सुनो फिर से। अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए? अभी तक हम लोग ये बात किए कि फोर्स को हम लोग डिफाइंड किए। फोर्स होता क्या है? बेसिकली फोर्स पुश या पुल है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहा है या टेंडेंसी टू चेंज कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए? दूसरा हम लोग ये बात किए कि हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे हर जगह। अप्लाइड फोर्स क्या होगा? उसके बाद हम लोग कैटेगरी किए दो फोर्स को, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग को पढ़ना है अभी, उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसको स्टडी करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टेंशन पढ़ेंगे। टेंशन देखिए क्या होता है, टेंशन पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है समझेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है समझेंगे, ठीक है। और विस्कस ड्रैग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास 11 में है विस्कस ड्रैग के बारे में ना। हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या बात किए? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सबको पता है क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब भी पता हो, अभी बताएं जस्ट, कि चार्ज के बीच में इंटरेक्शंस है, इनफाइनाइट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताएं, ठीक है। और एक वीक फोर्स के बारे में बात किए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है। चैप्टर में आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे देखो ध्यान से। अच्छा, तुम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? अगर हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम क्या होता है, इस चीज को समझो। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका बहुत काम आएगा, ठीक है। तो सिस्टम किसी बॉडी का, सिस्टम इज अ बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। सिस्टम एक बॉडी है या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस चीज को सिस्टम माने। मान लो देखो स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे एक अर्थ बनाए हैं, हाँ ध्यान से देखो। रफ थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा तो उसके लिए समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा रफली हम बना रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे एक मैन है, ठीक है। यहाँ पे एक मैन है, ये अर्थ पे है, समझिए। ये मतलब अर्थ पे है, इसका ये जंप नहीं कर रहा है, अर्थ भी है, ठीक है। ऐसा समझ लो, डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा है। तो मान लो कि एक मैन है, ठीक है। सिस्टम पे कौन कौन एक मैन है यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे एक हॉर्स है। हम छोटा सा एक सिंबल बनाते हैं, यहाँ पे हॉर्स है, मान लो ये हॉर्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स है, चलो या ठीक है, एक हॉर्स मान लेते हैं। मैन जैसे दिख रहा है बट हॉर्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक या फिर मंकी मान लेते हैं, एक मंकी है और यहाँ पे कुछ एक कैट है समथिंग कुछ, ठीक है, इस तरह कुछ है। तो यहाँ पे हॉर्स हम लोग माने हैं, यहाँ पे हम लोग मंकी माने, सॉरी एक मंकी माने हैं, यहाँ पे हम लोग एक कैट माने हैं, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग क्या मानते हैं? तीनों जो है, तीनों को हम लोग सिस्टम जैसा मान सकते हैं। तीनों हम लोग मान सकते हैं सिस्टम है, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमेजिन दिस थ्री बॉडी स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग मानते हैं कि तीनों जो है, तीनों को इमेजिन करते हैं कि अर्थ के सरफेस में तीनों है, ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो हम लोग इसमें से किसी भी बॉडी को हम अपना सिस्टम मान सकते हैं। वी कैन एज्यूम एनी वन ऑफ दिस एज आवर सिस्टम। हम लोग मैन को भी सिस्टम मान सकते हैं, हम लोग इस कैट को भी सिस्टम मान सकते हैं, हम लोग इस मंकी को भी सिस्टम मान सकते हैं, या तो फिर हम लोग पूरे को भी सिस्टम मान सकते हैं। यानी कि हम लोग पूरे चीज तीनों को सिस्टम मान लिए, ठीक है। तो ये हमारा चॉइस है, हम किसको सिस्टम माने। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और इसका जो मास है वो m1 है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m1 और एक यहाँ पे पुली है, पुली बना हुआ है। और यहाँ पे एक दूसरा, मतलब एक थ्रेड से, दूसरा नहीं, एक थ्रेड से एक दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है, इसका मास है m2, ठीक है। ये एक हम लोग जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का बना रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसमें सिस्टम क्या होगा? एग्जैक्टली इसमें सिस्टम क्या होगा? हम लोग हो सके तो इसको भी सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नहीं तो फिर इनको, इस पूरे को
इस पूरे को भी हम लोग सिस्टम मान सकते हैं, इस पूरे को भी सिस्टम मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? आइदर वी कैन कंसीडर M1 ब्लॉक एज आवर सिस्टम, ध्यान से सुनना, ठीक है, और वी कैन ऑल्सो कंसीडर बोथ द ब्लॉक्स यानी कि M1 M2 एज आवर सिस्टम। तो आंसर क्लियर है। एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्व कैसे करेंगे हमारे सिस्टम को, ये हम मतलब हमारा चॉइस है, मतलब अप टू यू। तुम इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। मतलब सिस्टम को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अप टू मतलब अप टू हम लोग क्या लिखते हैं, यू, मतलब हम लोग अपने से डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सिस्टम क्या है, ठीक है। तो वी कैन अज्यूम M1 टू बी आवर सिस्टम, और इफ रिक्वायर्ड वी कैन अज्यूम M2, M1, स्ट्रिंग, पुली, टेबल, अर्थ, ऑल कैन बी आवर सिस्टम। तो इट इज अप टू अस कि हाउ कैन वी मेक आवर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सिस्टम का बात किए, ये सब टर्म आएगा जब फोर्स पढ़ेंगे, सिस्टम किसको मानेंगे, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारा टर्म आएगा। अब हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करते हैं एक और तरीके से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फोर्स को क्लासिफाई करते हैं और एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करते हैं और एक तरीके से। राइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है, बट ध्यान देना, अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं और एक तरीके से। एक होता है इंटरनल फोर्स, ठीक है, मतलब फोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंटरनल फोर्स, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। ये सब समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स क्या है? यदि कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या पार्टिकल अप्लाइड बाय सम अदर बॉडी, ठीक है, जो कि सिस्टम में इंक्लूड है, इस तरह के फोर्स को बोलेंगे इंटरनल फोर्स। फिर से समझो, यदि कोई फोर्स एक्ट हो रहा है किसी बॉडी पे या पार्टिकल पे, किसी दूसरे बॉडी से, और यदि ये दोनों सिस्टम पे इंक्लूड है, तब इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल फोर्स। यानी मान लो हमारे घर में हम लोग है, और घर में हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग घर के अंदर है, बाहर से कोई आया तो उसको ट्रीट करेंगे एज एक्सटर्नल फोर्स, और घर में हम लोग जितने लोग हैं उसको हम लोग मान रहे हैं इंटरनल फोर्स, उस तरह समझो, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और पार्टिकल इज अप्लाइड बाय सम अदर बॉडी व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम एज एक्ट एज एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लो एक डायग्राम देखो, मान लो यहाँ पे चार बच्चा है, ठीक है, 4 किड है यहाँ पे। ये लोग क्या है, एक यहाँ पे एक रस्सी लिया हुआ है और इसको पकड़ा हुआ है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको चारों को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, एक चारों को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है इट इज टर्म्ड एज अ इंटरनल फोर्स। इसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है इट इज टर्म्ड एज अ इंटरनल फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया? या फिर हम लोग किसी ब्लॉक को रख दिए किसी सरफेस पे, तो उस पे वेट लग रहा है, तो वेट एक एक्शन है, तो अर्थ भी उस ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, तो वो दोनों का क्या होगा, एक इंटरनल फोर्स जैसा काम करेगा। अभी मान लो एक दूसरा आदमी यहाँ पे आया, एक दूसरा बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, ये सिस्टम से देखो बाहर है, ही इज आउट फ्रॉम द सिस्टम, so he is termed as external force and these kids are termed as a internal force। इन बच्चों को हम लोग इंटरनल फोर्स के कैटेगरी में ले रहे हैं क्योंकि ये लोग सिस्टम इंक्लूड है, और जो बाहर का एक आदमी है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के कैटेगरी में ले रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक बात था इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। खैर इस क्लास में इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बट हम लोग जब अच्छा अच्छा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ओलंपियाड लेवल का या फिर थोड़े हाई लेवल के प्रॉब्लम्स को, तो हम लोग सिस्टम, पुली, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग दिमाग में होना चाहिए, तो इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करते रहो, ठीक है, एक एक करके, फिर उसको थोड़ा रिवाइज करना। चलो अब हम लोग बात करते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सारे टर्म को ध्यान से समझो एग्जाम्पल के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, सुने हो कि नहीं सुने पता नहीं इसके बारे में, बट देखो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम एक इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। देखो मान लो, ऑब्वियसली जानते हो क्या होता है ये। मान लो यहाँ पे कोई एक किड है, ठीक है, एक बच्चा है, और क्या होता है यहाँ पे कार जा रहा है रोड पे, एक छोटा सा क्या हो रहा है, कार जा रहा है, यहाँ पे कार है मान लो, ठीक है, जो मूव कर रहा है, मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा जो है बाहर से देखता है कार को, तो वो क्या देखेगा कि कार मूव कर रहा है, ठीक है, कार को मूविंग देखेगा, लेकिन इसमें जो ड्राइवर है, जो कार को ड्राइव कर रहा है या जो अंदर बैठा है, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, उसको लगेगा क्या, कोई रेस्ट पे है। या हम लोग ऑब्वियस सा बात है, हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं तो बगल में कोई दोस्त बैठा है तो उसको लगेगा कि रेस्ट पे है, हम भी लगेगा रेस्ट पे, लेकिन बाहर से हम लोग दोनों को जो ऑब्जर्व करेगा
क्या लगेगा कि हम लोग दोनों मोशन पे है। तो ध्यान से सुनो, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं, इसको लिख लिख लो, बोल रहे हैं, लिख लो, नोट डाउन भी कर लो, ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते रहो, कॉपी पेन लेकर बैठो। देखो क्या होता है, रीजन या जोन, ठीक है, रीजन और जोन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई रीजन या ऐसा कोई जोन, ठीक है, ऐसा कोई जगह जहां से हम लोग क्या करें, फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर मोशन पैरामीटर, जहां से हम लोग क्या करते हैं, जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आर टेकन, ऑब्जर्वेशन आर टेकन, ठीक है, फॉर मोशन पैरामीटर ऑफ बॉडी, फॉर मोशन पैरामीटर ऑफ बॉडी, मोशन पैरामीटर ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन पैरामीटर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मोशन पैरामीटर क्या होता है, पहले ही बताया, स्टार्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जस्ट बताए थे, मोशन पैरामीटर मतलब क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया मोशन पैरामीटर, ठीक है, वेलोसिटी हो गया मोशन पैरामीटर, टाइम हो गया मोशन पैरामीटर, एक्सीलरेशन हो गया मोशन पैरामीटर। तो इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग जहां से ऑब्जर्व करते हैं उस चीज, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये मत समझो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ये मत समझो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रेस्ट से ही ऑब्जर्व, मतलब हम लोग हमेशा रेस्ट से ही ऑब्जर्व करेंगे। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी रेस्ट, ये रेस्ट भी हो सकता है, इट कैन बी रेस्ट, ठीक है, और मूविंग, मूविंग भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग दोनों का बात कर रहे हैं जस्ट, ठीक, दोनों का हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट भी हो सकता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग भी हो सकता है, ठीक। इसी को हम लोग टर्म, आगे क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग टर्म करते हैं एज, दिस इज टर्म्ड एज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसी को हम लोग टर्म करते हैं इनर्शियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जहां पे v कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, या तो फिर रेस्ट में है, उस तरह को बोलते, उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल। अभी तुम लोग पढ़ोगे, इनर्शिया पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि इनर्शियल मतलब होता है ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आइदर ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रहा हो। और एक क्या होता है, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। ये सबका कॉन्सेप्ट समझ लो अभी अच्छे से, इसका 11th क्लास में बहुत जरूरत है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम लोग देखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, बस सुन लो एक बार, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे शॉर्ट में, या तुम नोट डाउन कर लो। हम लोग क्या बोल रहे, एनी फ्रेम और ऑब्जर्वर, फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर ही है, एनी फ्रेम ऑब्जर्वर विच आइदर स्टेशनरी, कोई भी फ्रेम या ऑब्जर्वर जो आइदर स्टेशनरी हो, ठीक है, आइदर स्टेशनरी हो, या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, इस तरह के फ्रेम को बोलते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम। इसी तरह के फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों यहाँ पे क्या, हम लोग ऑब्जर्वर जो है, मतलब हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्वर मान लिए, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल का मतलब हो गया, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, ठीक है, यानी हम लोग किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, यानी हमारा वेलोसिटी जो है उस समय यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, या तो रेस्ट में नहीं रहेगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, तब हम इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ पर्सन मूविंग विद एक्सीलरेशन, ठीक है, मतलब पर्सन इज इन एक्सीलरेशन फ्रेम और ऑब्जर्वर इन एक्सीलरेशन फ्रेम, वी कॉल इट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो कि पर्सन इनसाइड मूविंग कार ऑब्जर्विंग, कोई पर्सन है मूविंग कार के अंदर है, कोई पर्सन है जो कि मूविंग कार के अंदर है, और अगर वो ऑब्जर्व करता है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ये अगर ऑब्जर्व करता है कहीं भी किसी भी चीज को, ठीक है, ये खुद मूविंग कार के अंदर एक एक्सीलरेटेड फ्रेम पे है, तो ये किस फ्रेम पे होगा, ये होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, ठीक है, ये किस पे होगा,
ये होगा, इस बात को एकदम ध्यान रखना, ये होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, बिकॉज ये एक एक्सीलरेटेड फ्रेम पे है। अगर ये एलिवेटर पे हो, लिफ्ट पे हो जो कि एक्सीलरेटेड है, या फिर वो ट्रेन पे हो जो कि एक्सीलरेटेड है, किसी कार पे हो एक्सीलरेटेड है, तो हमेशा ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, यानी कि एक एक्सीलरेटेड फ्रेम पे है जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अदरवाइज अगर इनर्शियल फ्रेम पे है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, या फिर बॉडी रेस्ट पे रहेगा, जिसको हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है। ठीक है, तो अब शॉर्ट में लिख लो यहाँ पे छोटा सा याद रखने के लिए। ठीक है, अभी तो इस क्लास में जरूरत नहीं पड़ता इन सब का, बट अगर तुम अच्छा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली इसका जरूरत पड़ेगा, एकदम पड़ेगा ही। ठीक है, और तो हम लोग उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम को फ्री बॉडी डायग्राम में सॉल्व करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी अनएक्सिलेटेड बोलेंगे, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, जब बोलेंगे अनएक्सिलेटेड यानी कि जब एक्सीलरेशन नहीं है, शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं अनएक्सिलेटेड, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आईएफआर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि हम लोग एक्सीलरेटेड पे है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी इन सब का हम बात किए, आगे और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन सबको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एक बार फिर से जस्ट रिवाइज कर रहे हैं 2 मिनट में, ध्यान देना। क्या क्या बात किए, इंटरनल फोर्स का बात किए, एक्सटर्नल फोर्स का बात किए, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम का बात किए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम लोग स्टेशनरी है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम में है या इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन है जो कि एक्सीलरेटेड फ्रेम में है, यानी कि कार के अंदर है या फिर एलिवेटर के अंदर है, अगर वो ऑब्जर्व करता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, चलो हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए, हम लोग आगे अब डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी ऑफ दिस चैप्टर। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है। ठीक, ओके, तो हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नोट डाउन करते रहो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहां से बेसिकली चैप्टर का शुरुआत है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में भी होगा शायद, यहीं से है। तो इसमें समझना हम लोग को क्या क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है ये, कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है। ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि ये किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दो कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या तो कोई कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो इसका स्टेटमेंट पहले सुन लो, स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। इट स्टेट्स दैट बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कोई भी बॉडी हमेशा कंटिन्यू रेस्ट पे रहेगा या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, until and unless an external unbalanced force, देखो यहाँ पे टर्म बात की अनबैलेंस, ध्यान देना इस बात पे कि अनबैलेंस फोर्स क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत लोग मतलब हम लोग पढ़ते हैं अनबैलेंस टर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि देखो अभी ये रखा हुआ है तो ये क्या होगा, इस पे इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, बट ये अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसमें वेट लग रहा होगा, एक्शन का रिएक्शन लग रहा है। बट अभी क्या होगा, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, साथ साथ वो अनबैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि जो उसको डिस्टर्ब कर दे, ये नहीं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहे तब वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, उसको उसके बैलेंस को बिगाड़ना है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगाना है। तो फिर से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, स्टेट कर रहे हैं क्या, कि इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless an external unbalanced force is acted on the body, जब तक कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे बना रहेगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इसको स्टेटमेंट को लिख लो जरूर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, फटाफट लिख लो, हम बोलते जा रहे, लिख लो। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन state of rest ठीक है, state of rest और of uniform velocity
और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, until and unless, until and unless an external, ठीक है, unbalance, unbalance force is, force is acted on the body, ठीक है। इस चैप्टर में तब मजा आएगा जब हम प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का, ठीक है। हम लोग बेसिक से बात कर रहे हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब इसको थोड़ा समझते हैं। फोर्स क्या, एक एजेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, एक फोर्स एक एजेंट है, यानी कि विच कॉज द चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अभी बात किए थे कि फोर्स एक ऐसा कॉज है जो उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ का, ये हम लोग को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, यानी कि फोर्स को हम लोग क्वालिटेटिव डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव नहीं, हम लोग फोर्स को ऐसे क्वालिटेटिव डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स दे रहा है हमको फर्स्ट लॉ, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव सेकंड लॉ हम लोग देखेंगे। तो बस ये बता रहा है कि फोर्स एक ऐसा कारक है, फोर्स एक ऐसा कॉज है जो क्या करता है, बॉडी के स्टेट को, स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलता है, ठीक है, चेंज कर रहा है, या फिर मोशन ऑफ द बॉडी पे ला रहा है, या मोशन को बदल रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको और एक बार समझते हैं। यहाँ पे एक तरह हमको इनर्शिया समझना पड़ेगा। जैसे मान लो, देखो डायग्राम में ये ग्लास है, ठीक, ध्यान देना, ये ग्लास है और इसके ऊपर छोटा सा एक कार्डबोर्ड टाइप का रखा हुआ है कुछ इस तरह, और यहाँ पे कॉइन एक रखा हुआ है, सिक्का, एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, प्लेस अ कॉइन, एक कॉइन प्लेस किए एक पेपर शीट के ऊपर और उसको ग्लास में प्रॉपरली हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इमेजिन करें क्या होगा, हम लोग मान लो हम लोग जस्ट इसको ऐसे फट से निकाल देंगे, किसको, इस पेपर को, जो हम लोग पेपर शीट रखे उसको निकाल देंगे। तो तुम देखना जब इस पेपर शीट को निकालेंगे, अगर आराम से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रैपिडली निकालना पड़ेगा थोड़ा, आराम से मतलब खींचना आराम से और निकालना रैपिड से, रैपिडली फास्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, पेपर शीट को जब ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, तो देखिए कॉइन जो है ये नीचे इस तरह यहाँ गिर जाएगा, ठीक है, कॉइन जो है नीचे गिर जाएगा। ये क्यों हो रहा है, कप में या फिर ग्लास में क्यों गिर रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। हर एक बॉडी क्या चाहता है, हर एक बॉडी चाहता है, हर एक बॉडी का वो टेंडेंसी होता है कि वो इसके चेंज को रेजिस्ट करे। हम लोग भी अपने लाइफ में चाहते हैं कि सडनली कोई चेंज ना आए, हम लोग यहाँ पे है, मतलब जिस सिटी में है वहां रहना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इसी तरह हर एक बॉडी क्या चाहता है कि क्या क्या हो, एवरी बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट इस चेंज, यानी कि हर एक बॉडी चाहता है कि उसमें जो चेंज हो उसको रेजिस्ट करना चाहता है या अपोज करना चाहता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जरूर नोट डाउन कर लेना कि each and every body, each and every body, each and every body, ठीक है, each and every body, each and every body has a tendency to, has a tendency to, नोट डाउन करते रहो, has a tendency to resist, resist मतलब रोकना, ठीक है, प्रतिरोध, रोक रहा है, resist change, अपने चेंज जो हो रहा है इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि रेस्ट पे बना रहे, क्या चाहता है कि रेस्ट पे बना रहे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया डिपेंड करेगा मास पे। अच्छा लिख लो, रुको इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, अगर नहीं लिखो तो इसको लिख लो, अब यहाँ लिखते हैं साइड में, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बॉडी का, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, this property of body, of the body, of the body is called, of the body is called, fast fast लिख लो थोड़ा, is called
इनर्शिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर करते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। इसी बॉडी के प्रॉपर्टी को हम लोग, मतलब इसी बॉडी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बॉडी का इनर्शिया। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, लिख लो शॉर्ट में, मतलब समझना मेन है इसमें। ओके, इसके बाद क्या लिखते हैं, अच्छा इनर्शिया जो होगा वो मास पे डिपेंड करता है, याद रखना। ठीक है, ये भी शायद जानते हो, अगर पढ़े हो तो जानते हो ये सब बात, थोड़ा एनसीईआरटी में रीडिंग किए हो तो ये सब पता होगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जो इनर्शिया जो है बॉडी का जो इनर्शिया है, ठीक ठीक, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी में इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना इनर्शिया होगा, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। ठीक है, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। तो हम लोग को और एक बात याद रखना कि हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दिस आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो बॉडी जो रेस्ट पे रहेगा वो, फिर से सुन लो, बॉडी जो रेस्ट पे रहेगा वो चाहेगा कि हमेशा रेस्ट पे बना रहे। अ बॉडी एट रेस्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, या फिर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्राइज टू डू सो, यानी अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है तो मूव करता रहेगा। ठीक, यहाँ तक सारा बात क्लियर होगा। आगे अभी हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और थोड़ा बहुत उसमें वेक्टर का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साइड में उसको डिस्कस करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो, और पता होगा तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आते हैं एक टर्म लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, हम लोग एक टर्म आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। इस टर्म को जानना जरूरी है, तभी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझ पाएंगे। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, लीनियर मोमेंटम सिंपली देखो क्या होता है, क्या होता है देखो, मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक है या कोई मैन है, मूव कर रहा है, इसका अपना कुछ मास है और एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे? ये पूरा ब्लॉक जो है सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? पी वेक्टर मास, ठीक है, इनटू वेलोसिटी, एम इनटू वी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास क्या, स्केलर है, ऑब्वियसली वेक्टर होगा। देखो किसी भी स्केलर को, स्केलर मतलब नंबर को, हाँ स्केलर मतलब सिंपल नंबर 1 2 3 4 ABCD, एनी काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड योर स्केलर। सो किसी भी वेक्टर को यदि हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, किसी भी, जानते हो ऑब्वियस सा बात है, किसी भी वेक्टर को यदि हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, मास इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो इसी वजह से वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये भी तो एक वेक्टर ही है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो डिफाइन कर लो जल्दी से इसको, फटाफट फटाफट नोट डाउन करते रहो, बोलना नहीं पड़ेगा, फटाफट करते रहो। ठीक, हम नहीं भी करेंगे तो लिखेंगे तो तुम नोट डाउन करते रहो, क्योंकि बेसिक बेसिक बात है। तो लिखो, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हम बस मैथमेटिकल टर्म लिख देते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू mv। ठीक है, दिस इज योर मोमेंटम। तो क्या बोले पहले, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता होगा। ठीक, एक सेकेंड रुको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तुम्हें पता होगा क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड पढ़े ही हो थोड़ा बहुत तो, या अच्छा ही पढ़ा, ज्यादा ही पढ़े हो शायद, मुझे पता नहीं है अभी। तो वेक्टर का यूज होगा बहुत, मैग्नीट्यूड, और क्या होगा? डायरेक्शन। ठीक, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वेक्टर सब लोग जानता होगा। ठीक है, तो इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mv, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। ठीक है, ये इट गिव्स मैग्नीट्यूड ओनली, वैल्यू सिर्फ देगा। और इसका जैसा यूनिट होगा ये भी पता होगा, दिख ही रहा होगा यहाँ से, बहुत बेसिक सा बात है।
इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट। ठीक। और वेक्टर एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा होता है जिसको हम लोग स्पेशल तरीके से जोड़ते हैं, स्पेशल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेशल तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं। ये कोई साधारण सा अलजेब्रा नहीं रहेगा, ये तो स्केलर नहीं है। तो वेक्टर जब भी हम लोग ट्रीट करेंगे, मोमेंटम लेके सॉल्व करना है तो हम लोग को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, यानी वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सभी को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, इसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे फिर बात करते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मतलब मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यहाँ पे मोमेंटम पढ़ रहे हैं हम लोग, या फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, तो क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का क्या मतलब है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या होगा कि मोमेंटम मतलब क्या, बॉडी का मास ज्यादा है। ठीक है, बॉडी का मास बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग दो बॉडी को ड्रॉप करते हैं, एक लाइट बॉडी है और एक हेवी बॉडी है टॉप ऑफ द टावर पे, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग कैच करेंगे, मतलब दो बॉडी को ड्रॉप कर दिए किसी टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है, और नीचे मान लो कोई बच्चा है, मान लो तुम लोग में से कोई हो नीचे और बॉडी को कैच करना है, तो ऑब्वियस सा बात है क्या इजियर होगा, लाइटर बॉडी को कैच करना इजियर होगा कि हेवियर वन को। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम है, हाउएवर बोथ हैव द सेम वेलोसिटी। ऑब्वियस सा बात है दोनों का वेलोसिटी, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉडी विल बी सेम, बट हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे ऑब्वियसली क्या होगा, लाइटर वन की हेवियर वन इजी होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हेवियर वन जो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंटम यहाँ पे साइड कहीं ना कहीं से ज्यादा आएगा, मास ज्यादा है, इसीलिए वेलोसिटी सेम है तो मास ज्यादा है हेवियर का, इसलिए मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। इस तरह मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग समझेंगे, और आगे हम लोग मोमेंटम को पढ़ेंगे जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, यानी कि जब फोर्स को हम लोग क्वांटिटेटिव वे में डिफाइंड करेंगे, उससे हम लोग का मोमेंटम का बहुत काम आएगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग मोमेंटम के बारे में फिर से पढ़ेंगे, और अभी टर्म बताया कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे बेसिक फोर्स के बारे में, क्या क्या बेसिक फोर्स है जिस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बाद में आएंगे, इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन में आएंगे, पहले हम लोग थोड़ा बेसिक फोर्स को देख लेते हैं। तो पहले तरीके का जो बेसिक फोर्स है वो है बॉडी का वेट, वेट ऑफ द बॉडी, ये है फर्स्ट तरीके का बेसिक फोर्स। ठीक, पहले तरीके का बेसिक फोर्स, कोई भी ब्लॉक है चाहे वो हवा में हो चाहे जमीन पे हो, क्या होगा इसमें हमेशा एक mg लगेगा नीचे की तरफ, हमेशा अर्थ सरफेस के तरफ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ हमेशा एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू पता ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते कांस्टेंट होता है अर्थ के लिए। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे इसको, इसके बारे में अभी तो इतना जानते हो। तो ये होगा तुम्हारा वेट ऑफ द बॉडी, यानी हमेशा सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ लगेगा। दूसरा जो बेसिक फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, मान लो कि ऐसा कोई एक वेज जैसा है कुछ, ठीक, प्लैंक टाइप का, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस के कांटेक्ट पे, तो चूंकि ये सब कांटेक्ट फोर्स है, ऑल बेसिक फोर्स पर कांटेक्ट फोर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब इसमें तुम वेट दिखाओगे तो वेट कैसे लगाओगे, वेट हमेशा नीचे लगाओगे ऐसे टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द mg लगाओगे इस तरह, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, आगे हम लोग बहुत प्रॉपर्ली इसको डील करेंगे। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पूरा लिख लेना, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, सेकेंड वन इज योर नॉर्मल फोर्स और द नॉर्मल रिएक्शन। ये मत समझो इसका नाम रिएक्शन है तो ये ग्रेविटेशन का रिएक्शन फोर्स, ऐसा नहीं है। एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल रिएक्शन होगा तो इसका भी एक एक्शन होगा, इसका खुद का एक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टेंशन। टेंशन भी सुने हो, टेंशन भी जानते हो। ठीक है, टेंशन देख लो क्या होता है। टेंशन का मतलब किसी भी रोप में जो फोर्स लगता है, किसी थ्रेड में, रोप में, धागा में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेंशन। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लिए हैं और यहाँ से एक ब्लॉक को ऐसे लटका दे रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिए, इस ब्लॉक का अपना एक मास है,
नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। ये कांटेक्ट पॉइंट से ऐसे पुल करेगा, ध्यान देना। जैसे कोई चीज को खींचते हैं हम लोग तो उस पर टेंशन लगता है, कोई धागा हो कोई रोप हो, ठीक है। तो कांटेक्ट पॉइंट से क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है हमेशा इस पे, ठीक। तो तीन बेसिक तरीके का फोर्स का बात यहाँ पे की है हम लोग। क्या क्या बात की है, वेट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम जिस पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना हो, या तो चाहे हम लोग को कुछ दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट करना हो, तो उससे हम लोग देखेंगे कि अभी एग्जांपल लेंगे अभी, ठीक है। उससे हम लोग देखेंगे कि उस सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सारे फोर्स को जब हम लोग डायग्रामेटिकली मतलब एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। उस चीज को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। चलो वेट को थोड़ा सा आगे और समझते हैं, ठीक है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या होता है, इसको थोड़ा कुछ एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, समझते हैं। होपफुली ये सब तुम नोट डाउन कर रहे हो, शायद नोट डाउन करते रहो। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। नाउ सो हम लोग वेट को समझते हैं पहला कि वेट क्या है। देखो वेट कैसे हम समझते हैं, मान लो ये अर्थ है, ठीक। यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये अर्थ का एक सेंटर हो गया यहाँ पे। तो सेंटर के तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं वेट mg, ठीक। ये मास है m। तो देखो अर्थ भी इस पे फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ से एवरी एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर ब्लॉक इस पे mg लगाएगा तो अर्थ भी ब्लॉक पे mg ही लगाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे, ये जो mg को, एक्चुअली mg क्या होता है, m इंटू जी का वैल्यू होता है gm/r², ठीक है। या mg को तुम इक्वेट करो, mg फोर्स मतलब क्या, ग्रेविटेशन फोर्स से क्या आ जाएगा, g m/r²। ये r रेडियस है, ये ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर सब लिख देते हैं क्लियरली यहाँ पे, देखो क्या mg क्या होगा, वेट किसके बराबर होता है, g m/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो बॉडी के बीच में लगने वाला, जो दो मास के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे एक अर्थ का मास हो गया m, देखो यहाँ पे अर्थ का मास हो गया m, और अर्थ का मास हो गया m, और ब्लॉक का मास था स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से g का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, g मतलब एक्सटेंड टू ग्रेविटी, mm कट जाता है तो g क्या आएगा, gm/r², gm/r²। इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 9 में है ये सब, ठीक है, डेरिवेशन सब है, हम लोग पढ़ेंगे। तो g का वैल्यू याद रखना, ये है एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू अर्थ का आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन क्या देख रहे थे हम लोग, कि अगर कोई ब्लॉक अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, mg। तो अर्थ का सेंटर इस ब्लॉक पे mg ही लगाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो ध्यान से, नोट डाउन करना कॉपी में, नोट डाउन करना। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे मास लटक रहा है, नीचे यहाँ पे सरफेस है। तो तुमको बोला जाए कि मार्क कीजिए कहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, मार्क करो, मार्क करते रहो, टिक करो, मार्क करो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ लग रहा है, कि कहाँ पे तुम्हारा क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है। सीधा सीधी वेट बोल दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है या वेट कहाँ पे लग रहा है, इसको मार्क करना है। तो ऑब्वियस सा बात है, तुम क्या दिखाओगे कि नीचे लगेगा, ठीक है, ऐसे नीचे लग रहा है, ठीक, एकदम नीचे लगेगा। यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, तब भी कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस को फ्लैट दिखा रहे इस तरह, हमेशा तो हम लोग ड्रॉ नहीं करते कॉपी में, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा वेज है, ऐसा वेज है, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, तो भी कैसे दिखाएंगे, मास इसका m है, तो भी क्या दिखाएंगे, ऐसे नीचे लग रहा है दिखाएंगे, ऐसे नीचे हमेशा, ठीक है, टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग क्या मार्क किया, हम लोग वेट मार्क कर रहे हैं कि वेट हमेशा कैसा लगता है, वेट हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ही लगता है, ठीक। चलो इसके बाद नॉर्मल फोर्स देखते हैं कैसा लगेगा, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कि टेबल है यहाँ पे, अब लोग देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं कैसे लगेगा। ध्यान देना, ठीक है। मान लो टेबल टेबल है, या फिर जमीन पे भी है, टेबल है, मान लो छोटा सा टेबल है, और यहाँ पे ब्लॉक को रख दिए, सरफेस के कांटेक्ट पे जब भी रहेगा लगेगा, ठीक है। अर्थ भी हो सकता है, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ भी हो सकता है। तो इसके नीचे वेट लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि नॉर्मल टू सरफेस होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जब कब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब दो बॉडी कांटेक्ट पे रहेगा। इसको नोट डाउन करते रहो साइड में,
ये फोर्स तभी आएगा, तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो बॉडी कांटेक्ट पे रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, ठीक है। ये याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, लिख लो यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब किस तरह कॉन्टैक्ट उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन is self adjusting, self adjusting, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होगा, ठीक। यानी क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है। ये है नॉर्मल रिएक्शन। चलो अब हम लोग मार्क करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को भी, कैसे मार्क करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तब मजा आएगा इसको बनाने में। अभी बस देखते हैं कि होता क्या क्या है, कैसे मार्क करेंगे। चलो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लो ऐसा दो वेज है, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। टाइम हम लोग के पास ज्यादा नहीं है, 10 मिनट है अराउंड, तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लेना। ऐसा वेज है और इधर से भी एक वेज है, इसको सीधा समझना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट कंसीडर कि सीधा है ये। ऐसा दो वेज है और यहाँ पे ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ एक बॉल ऐसा है कॉन्टैक्ट पे, इस तरह बॉल है, एक छोटा सा स्फीयर टाइप का है, ऐसा है कुछ कॉन्टैक्ट में ही है। कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है क्या, ये कॉन्टैक्ट है, ठीक। ऐसा कॉन्टैक्ट समझ लो इसको, ठीक। और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, तो हमको मार्क करना है नॉर्मल फोर्स क्या क्या लगेगा। तो देखो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ये देखो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये मान लो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा और N1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा नॉर्मल टू सरफेस, बाकी क्या लगेगा, mg लगेगा, इधर नीचे mg लगेगा, ठीक है, यहाँ पे mg लगेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मार्क कर रहे हैं, किसको मार्क कर रहे हैं, तो किसको यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को मार्क कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक। इसके आगे भी देखते हैं कि कैसे लगेगा। एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं, मान लो कि हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ठीक। एक और डायग्राम देखो, स्क्रीन पे बना रहे हैं, देखो इलस्ट्रेशन देखो इसका क्या, कि मान लो सरफेस पे रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, तो इधर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हम लोग बनाते नहीं है लेकिन यहाँ मतलब अगर सरफेस पे लगा रहा है तो ब्लॉक भी सरफेस पे लगाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान दो, इसको लिख रहे हैं नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ठीक। नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू सरफेस, नाम इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। ये मत समझना ग्रेविटेशन का रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन सेम तरीके का फोर्स होता है, मतलब वेट का भी एक्शन होगा, वेट का भी रिएक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स का भी एक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स का भी रिएक्शन होगा। तो मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स का एक्शन है, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन का ये एक्शन है, नाम है बस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और ये क्या है, ये है नॉर्मल फोर्स, अच्छे समझो कॉन्सेप्ट, ये नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस है, नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस है ड्यू टू ब्लॉक, ब्लॉक की वजह से, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे ये क्या, ये रिएक्शन फोर्स है, नाम मत समझ लगे नॉर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन फोर्स है, ये समझ समझो, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, नाम है इसको नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स का एक्शन है, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन है। चलो अब तुमको कुछ प्रॉब्लम यहाँ देते हैं, छोटा सा मार्क करने, तो अपने अपने कॉपी में करो जल्दी जल्दी मार्क। हमको तो दिख नहीं रहा पे स्क्रीन पे बना दे रहे, मार्क करो, हम साइड में बनाते हैं इसको, ठीक है। सब लोग कॉपी में करो मार्क। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा कोई सरफेस और ऐसा एक रखा हुआ, ये क्या बोलते हैं, रॉड टाइप का है छोटा सा, ठीक। ऐसा रॉड टाइप का है, इस तरह रखा हुआ। ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा देखने के लिए बहुत सारा, हायर क्लास में मिलेगा, अभी भी मिलेगा। तो यहाँ तुमको मार्क करना नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कॉन्टैक्ट है, तो ठीक इसका क्या होगा, नॉर्मल टू सरफेस होगा, N1 मान लेते हैं,
और यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब सेंटर से नीचे की तरफ ग्रेविटी भी लगेगा, ठीक। तो हम लोग को नॉर्मल यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखते हैं, जहाँ हम लोग क्या मार्क किए, नॉर्मल रिएक्शन को मार्क किए। किसको मार्क किए हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स को मार्क किए, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग यहाँ मार्क कर रहे हैं। और एक चीज देखते हैं, ऐसे रखे हम लोग, मान लो, ठीक है, एक रॉड ऐसे रख दिए, ठीक, ऐसे रख दिए कोई रॉड, टेढ़ा मेरा बन जाएगा, ठीक से ध्यान देना, हाँ थोड़ा अच्छे से बनाना कॉपी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1, और इस नॉर्मल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर, याद रखना, हमेशा कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ठीक, इस तरह लगेगा। या फिर एक और बनाते हैं, मान लो ऐसा एक क्या हो गया, इस तरह एक शेप है, मतलब स्टैंड टाइप का, और यहाँ पे एक जस्ट इस तरह स्फीयर को रख दे रहे हैं, यहाँ पे मार्क करना है। तो कैसे मार्क करेंगे, देखो इस कॉन्टैक्ट, अभी तो बताया था, इस कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, और इसका नॉर्मल एक लगेगा ऐसा, ठीक है, N2। तो इस तरह हम लोग नॉर्मल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक। हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सब नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। नाउ एक काइंड का जो फोर्स और एक है बेसिक फोर्स में, टेंशन, ठीक, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स, ये भी बहुत मजा आता है बनाने में हम लोग को। टेंशन, टेंशन क्या बोले, हमेशा टेंशन भी हमेशा क्या होता है, हमेशा रोप में लग रहा है या किसी स्ट्रिंग पे लग रहा है, ठीक है। ये भी क्या एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मान लो कि एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिए हम लोग, इसका मास है खुद का m, तो नीचे एक वेट क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन लगेगा, धागा में टेंशन लगेगा। तो ये फोर्स कब आएगा एक्शन में, ये फोर्स तब एक्शन में आएगा, ये फोर्स कब एक्शन में आता है, ध्यान दो, ये फोर्स तब एक्शन में आएगा जब क्या करेंगे, जब स्ट्रिंग जो होगा वो खींचा हुआ रहेगा, यानी कि स्ट्रिंग को जब खींचेंगे, स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड, जब स्ट्रेस्ड होगा स्ट्रिंग, ठीक। या तो फिर जब स्ट्रिंग टॉट, हम लोग जब खींच रहे हैं तब, ये भी एक इंट्रैक्शन फोर्स है। और बेसिकली ये क्या होगा, ये ऑलवेज अलोंग द लेंथ लगता है, इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ, इट ऑलवेज अलोंग द लेंथ, ऑलवेज एक्ट्स, या अलोंग द लेंथ लिख दो सिर्फ, इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ, ठीक। ये हमेशा लेंथ के अलोंग लगता है। और पुलिंग बाय नेचर, ये हमेशा पुल करता है, ठीक है, ये पुलिंग बाय नेचर है, पुल कर रहे हैं, पुलिंग बाय नेचर, पुलिंग बाय नेचर, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा, जैसा सवाल उस पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन क्या बोले, अलोंग द लेंथ बोले हमेशा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आराम से तुम निकाल सकते हो उसका। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा सवाल है, मास क्या है, स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ कैसा है, और स्ट्रिंग मासलेस है कि बिना मास का, ऐसा बात करेंगे, आइडियल है नॉन आइडियल स्ट्रिंग है, वो सब बात करेंगे हम लोग, उस पर डिपेंड करेगा। और डायरेक्शन अलोंग द लेंथ होगा, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं, फिर क्लास को हम लोग जस्ट खत्म भी करेंगे। स्ट्रिंग का भी कुछ टाइप होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का भी कुछ टाइप होगा। जब स्ट्रिंग बोलेंगे ना, धागा जिसे ब्लॉक को लगाए हैं, उस धागा का भी कुछ टाइप होगा, ठीक, उस धागा का भी कुछ टाइप होगा, दो तरीके का होगा। ये मान लो टेंशन लग रहा है, खींच रहे हैं, तो एक होता है आइडियल स्ट्रिंग, एक होता है आइडियल स्ट्रिंग, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक होता है आइडियल स्ट्रिंग और एक होता है नॉन आइडियल स्ट्रिंग। नॉन आइडियल स्ट्रिंग मतलब तुम जो थ्रेड लोगे वो थ्रेड दो तरीके का होगा, एक होगा आइडियल स्ट्रिंग और एक होगा नॉन आइडियल स्ट्रिंग। अभी के केस में हम लोग आइडियल स्ट्रिंग ही लेकर चलेंगे, ठीक है। हायर लेवल पे नॉन आइडियल करते हैं 11th क्लास में थोड़ा सा, मतलब इसमें मास तो उस तरह एक दो प्रॉब्लम बताएंगे इस पे, ठीक है। नॉन आइडियल स्ट्रिंग का, नॉन आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल क्या होता है, देखो आइडियल का मतलब सुन लो, ध्यान से लिख लो शॉर्ट में लिख लो। आइडियल का मतलब ऐसा कोई स्ट्रिंग जो मासलेस हो, ऐसा कोई धागा जो कि मासलेस हो, ठीक। प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस पर देखेंगे। और दूसरा क्या हो कि टेंशन जो लगे धागा में वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो, मतलब धागा में जो टेंशन लग रहा है वो पूरे धागा में सेम हो, टेंशन जो धागा में लगे वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल स्ट्रिंग। एक तरीके का धागा है, अगर एक ही अगर धागा है सिंगल धागा, तो धागा के हर एक पॉइंट, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट में टेंशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल बोलेंगे, ये मास होगा इसमें थोड़ा,
ठीक है, इसमें इनएक्सटेंसिबल मास होगा, या मतलब नहीं, एप्रिसिएबल कुछ मास होगा इस पे, ठीक है, इसमें मास होगा, इस पे मास होगा, इसमें मास लेस होगा, यानी कि इसमें मास नहीं रहेगा आइडियल में, इसमें मास क्या होगा, आइडियल में मास नहीं रहेगा और इसमें मास रहेगा। और इस पे क्या रहेगा, इस पे टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब पूरे धागा में थ्रू आउट द पॉइंट टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग पे मास, इसीलिए हर एक पॉइंट में टेंशन वेरी करेगा। हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम से। तो इस पे क्या होगा, टेंशन डिफरेंट होगा, टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, टेंशन स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, टेंशन जो होगा डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक, टेंशन जो होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो आज आज हम लोग यहीं तक बात किए हैं, ठीक। सारा चीज को रिवाइज कर लेना, समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज करना अच्छे से। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे टेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, वेट कैसे अप्लाई करते हैं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे, उसमें फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे उसका क्या होता है, ये सब लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते हैं ना, और अभी आज प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं कुछ, नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्व करना, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और नोट करके लिख लेना कि स्ट्रिंग को हम लोग इनएक्सटेंसिबल बोलेंगे, ठीक है, द स्ट्रिंग इज सेड टू बी इनएक्सटेंसिबल जब इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम में तुमको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मिलेगा, यानी कि ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसका लेंथ चेंज ना हो, यानी कि जो मानेंगे कि इसमें लेंथ इनएक्सटेंसिबल टर्म को समझना है, इनएक्सटेंसिबल, ठीक, ये वाला, ये लिखा है नहीं, ठीक से लिख लो, इनएक्सटेंसिबल, पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ हैंग कर रहा है शायद, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, इसको लिख लो वर्ड में, ये लिखा नहीं रहा, शायद हैंग कर रहा होगा, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो ठीक है, क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ओके।